हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी बूस्टर। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोगों ने निचोड़ सीरीज स्टार्ट कर लिया, जिसमें मैंने आपको दो वीडियो प्रोवाइड करा चुका है। कौन कौन से आपको वीडियो प्रोवाइड हो चुकी है? बुक्स एंड ऑथर की वीडियो पूरी तरह से प्रोवाइड हो चुकी है। जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो जाके देख लो। दूसरा हमने कौन सा किया था? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। और आज की वीडियो लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? तो 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। किससे किससे रिलेटेड? इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारी तारीख क्या है? 5 अगस्त। ठीक। हमारा जो एग्जाम है 6 अगस्त को होने वाला है। कौन सा? एसएससी स्टेनो 2025 का जो पहला एग्जाम है आपका 6 अगस्त को होना है। जिस बच्चे का एग्जाम अगस्त कल की डेट में है, तो अपना भाई एग्जाम सेंटर पहले देख लो कहाँ पर है, और वहां पर ना भाई पहले से टाइम से पहले वहां पर पहुंच जाओ। टाइम से पहले वहां पे पहुंच जाओ। सबसे पहले अपनी क्या करना है? अपनी एंट्री लेनी है। आपने एंट्री लेने के बाद क्या करोगे? सबसे पहले अपना आधार ऑथेंटिकेशन दे दो। किसी के आधार ऑथेंटिकेशन में लग रहा है टाइम। अगर आप थोड़े से भी लेट होते हो ना, तो आप परेशान हो जाओगे कि आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो भी गाइस आपको एंट्री तक भी नहीं दी जाएगी जब तक आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। और हाँ, अपने डॉक्यूमेंट्स ले लेना। डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से ले लेना, चाहे आपका आधार कार्ड हो गया, फोटोज होगी, ये सारे ले लेना। ताकि अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन ना हो ना, तो आपसे एक अलग से फॉर्म भराया जाएगा। फॉर्म भराने के बाद आपको एंट्री दी जाएगी, ये बात ध्यान रखना। तो अपने डॉक्यूमेंट्स भी ले लेना और अपना अच्छे से टाइम से पहले पहुंचो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े। और ये होने के बाद अपना भाई सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। सीट अलॉट होते ही ना आप सबसे पहले अपना क्या करोगे? कंप्यूटर चेक करोगे। कंप्यूटर चेक कर लो। अपना जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड को चेक कर लो कि सही से ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर माउस। सबसे बाद तो भाई माउस सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसको सबसे पहले चेक कर लो। इन तीनों चेक करने के बाद अपना फिर से बैठो चुपचाप आराम से, बिल्कुल शांति से अपना बैठना, और आपको तो सोचना कि भाई अब मुझे आएगा, मैं एक पेपर पढ़ के आया हूँ, मैं आसानी से तोड़ दूंगा। ठीक है। और एक बार और ध्यान रखना, आपका जब एग्जाम दे रहे होगे ना, तो बीच में एक बार और बायोमेट्रिक करने आएंगे लोग। तो उनको बायोमेट्रिक करने देना चुपचाप से, क्योंकि 2 घंटे का आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होने वाली। 2 घंटे में आप आसानी से पेपर कर लोगे, आराम से अपना अच्छे से पेपर देना। ठीक है। आज की वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो गाइस, पहला क्वेश्चन क्या है? कॉटन इज यूज इन मेकिंग क्लोथ। इन दिस एग्जाम्पल, कॉटन इज विच टाइप ऑफ गुड। आप कपड़े बनाने में कपास का उपयोग किया जाता है। ये इस उदाहरण में कपास किस प्रकार का वस्तु है? तो गाइस, ये कब आया हुआ हमारे सचिव? कब आया? स्टेनो में आया हुआ है। 2024 का भी कॉपी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। और ये गुड से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते भी हमारे एग्जाम में। तो गाइस, इसका आंसर क्या है? तो हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड। अब ये इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? तो आपको सबको बारे में पता होना चाहिए, जितने भी आपके ऑप्शन दिख रहे हैं ना, आखिर ये गुड्स होते क्या है और इनसे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल याद रखना है। तो सबसे पहला है आपका इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? तो हम क्या बताएंगे? ऐसे गुड्स जिसका इस्तेमाल करके ना हम कोई जिसका इस्तेमाल करके हम फाइनल गुड्स का निर्माण करते हैं। फाइनल गुड्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। अब ये कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल के लिए मान लो व्हीट हो गया, गेहूं। गेहूं का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? या तो हम ब्रेड बनाते हैं, या फिर बिस्किट, या फिर बिस्किट हम बनाते हैं ना। तो ये हमारा क्या है? फाइनल गुड है, जिसका इस्तेमाल किसके इस्तेमाल से बनाए? गेहूं के इस्तेमाल से बनाए। ठीक है। दूसरा हो गया आपका स्टील। स्टील से क्या बनाते हैं हम? ऑटोमोबाइल्स की जो इंडस्ट्री में बनाते हैं ना, तो हम सारी चीजें में कहाँ किससे बनाते हैं? स्टील के। तीसरा कौन सा हो गया आपके एग्जाम्पल में? आपका कॉटन हो गया। कॉटन से हम क्या बनाते हैं? क्लोथ। कपड़े वगैरह हम क्लोथ से बनाते, इससे बनाते हैं। ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है आपका? इंटरमीडिएट गुड। फिर आता है आपका गिफ्टिंग गुड। अब गिफ्टिंग गुड्स क्या होता है? तो गाइस, हम क्या बोलेंगे? जो ऐसे गुड्स होते हैं जिसका ना प्राइस बढ़ते ही डिमांड बढ़ते ही उसका प्राइस बढ़ जाएगा। मतलब क्या? ऐसी वस्तु है ना जिसका ना डिमांड कब बढ़ता है? डिमांड जैसे ही बढ़ेगा ना, उसका ना प्राइस जो है, जिसका प्राइस जैसे डिमांड बढ़ेगा ना, तो उसका प्राइस अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो ऐसी वस्तु कौन सी होती है? मान लो आप लोग सस्ता, मतलब आप लोग नहीं, मान लो लोग सस्ता आटा खाते हैं। ठीक है। सस्ता आटा खाते हैं, बट ये सारे तो नहीं खाते। बट जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी ना, जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी, तो उसका जो प्राइस है वो अपने आप ही बढ़ जाएगा। इसमें कोई डाउट ही नहीं। अगर कोई सस्ती चीज है, अगर आप उसकी मतलब पहले तो कोई खरीद नहीं रहा, अब जैसे जैसे लोग खरीदने लग जाएंगे, तो उसका जो डिमांड बढ़ने लग जाएगा, तो प्राइस अपने आप ही बढ़ने लग जाएगा। तो हम ऐसे गुड्स को क्या बोलेंगे? गिफ्ट गुड्स। और आपको एक और ऑप्शन दिख रहा होगा, इंफीरियर गुड्स। तो भाई ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे गुड्स को हम क्या, इंफीरियर गुड्स को हम क्या बोलते हैं? जैसे ना पर्सन है, एक पर्सन है, पहले क्या करता है? ये सस्ता आटा ले रहा था भाई, कितने रुपए किलो था? ये 30 रुपए किलो था। और इस टाइम इसकी सैलरी कितनी थी? 10,000 पे। ठीक। अब इसकी सैलरी भाई 50,000 हो गई। 50,000 होगी। तो क्या अब ये सस्ता आटा खाएगा? नहीं। अब ये क्या करेगा? अब भाई अच्छा महंगा वाला आटा लेके आएगा ना। तो क्या कह रहा हूँ?
जैसे ही ना पर्सन की अगर इनकम बढ़ती है ना, इनकम बढ़ने से इनकम बढ़ने से ना जो ये वाले गुड्स है इनकी डिमांड, मतलब इनकी जो डिमांड है कम हो जाएगी। तो हम ऐसे गुड्स को क्या बोलते हैं, इंफीरियर गुड्स। मान लो भाई एग्जांपल के लिए सस्ता आटा हो गया, सस्ता बाजरा हो गया, तो ये सभी इसी के ही एग्जांपल है। फिर आता है आपका कैपिटल गुड। अब एक कैपिटल गुड क्या होता है, ऐसे गुड्स जिसका इस्तेमाल करके ना हम एक दूसरी गुड्स का दूसरी दूसरी वस्तु दूसरी सर्विस का इस्तेमाल यूज कर मतलब बनाते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल। एग्जाम्पल के लिए मशीन हो गया, मशीन से जानते हैं ना हम कई सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो हमारा किसमें आता है, वो कैपिटल गुड्स के ही अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज कंपोनेंट इज अ टर्सरी फैक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। इनमें से कौन सा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का घटक है। कब आया हुआ है, एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या है, माइनिंग एंड क्वायरिंग और वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी या फिर होटल। आंसर करो। तो हम क्या बताएंगे, जैसे कि हम सब जानते हैं ना जो सेक्टर्स है, हमने सेक्टर्स को कितने पार्टों में डिवाइड कर रखा है। सेक्टर कितने पार्टों में डिवाइड है, सबसे पहला तो है प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर होगा। दूसरा आपका होगा सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा कौन सा आपका, टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या, प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी चीजें होती हैं, ये सेक्टर इन्वॉल्व क्या करता है, जितनी भी अपना नेचुरल एक्सट्रैक्शन होता है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल थिंग्स। अभी नेचुरल थिंग्स कौन कौन सी होगी, चलो मान लो आप एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर आप नेचुरल से करते हो ना, कौन कौन सा हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग होगी, माइनिंग होगी, फिशरीज हो गई। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, आपका प्राइमरी सेक्टर। और इसको हम प्राइमरी सेक्टर को और किस नाम से जानते हैं, इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, फिर आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है आपका, सेकेंडरी सेक्टर में ऐसी चीजें ना जो यहाँ से हम नेचुरल रॉ मटेरियल निकाला और इसको हमने कोई शेप दे दिया। शेप देने का मतलब क्या, इसका इस्तेमाल करके हमने एक नई चीजों का निर्माण किया और इससे हम लोग सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कोई रॉ मटेरियल हमने निकाला और उसको हमने फाइनल गुड्स की कैटेगरी में डाल दिया। फाइनल गुड्स क्या, उसको हमने कोई सेव वगैरह दे दिया जिससे हम इसका इस्तेमाल करके हम सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। और ये सर्विस प्रोवाइड कहाँ होगी, हमारा टर्सरी सेक्टर में। तो हम क्या बोलेंगे, जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको हम कौन सी और इसको किस नाम से जानते हैं, हम इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से जानते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका कौन कौन सा हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गई। और कौन कौन से इसके अंदर, कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का हो गया, या फिर वाटर सप्लाई का हो गया। तो सारी सारी चीजें कहाँ से निकल गई है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का हम क्या करते हैं, सबसे पहले नेचुरल चीज है, नेचुरल चीजों से हम इसको बना रहे हैं, फिर इसको हम एक शेप दे रहे हैं। ठीक, जैसे हम वाटर जमीन से निकालते हैं ना, जमीन से निकालने के बाद उसको हमने शेप देके कंटेनर में इकट्ठा कर लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होंगी हमारे सेकेंडरी सेक्टर में। फिर हम जब इसको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं ना, सर्विस प्रोवाइड कराना वो हमारा टर्सरी सेक्टर में हो। अब टर्सरी सेक्टर में कौन कौन सी चीजें हैं, आपका होटल मैनेजमेंट हो गया, हम लोग हो गए, जैसे इंस्टीट्यूट वगैरह हो गए, वो क्या कर रहे हैं, वो ना आपको सर्विस प्रोवाइड करे, ना कि इसमें कोई प्रोडक्शन हो रहा है, ना कि कोई चीजें हो रही है। तो किसके अंदर आता है, हमारा टर्सरी सेक्टर। अब इसी के अंदर ये पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द टर्सरी सेक्टर। तो गाइस मैंने अभी क्या बताया, जो माइनिंग वगैरह है वो किसके अंदर है, हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंदर है। और वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी हमारे किसमें, सेकेंडरी सेक्टर में, जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं। तो हमारे इसका आंसर क्या है, होटल एंड रेस्टोरेंट। यहाँ पर आप जाते हो, यहाँ पर तो आपको सर्विस मिलता है ना, सर्विस। और हम टर्सरी सेक्टर को क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब ये देखो भाई, आपको ना ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, अभी सिलेक्शन पोस्ट में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो आंसर करो अपने मन में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो वेरिएबल। निम्नलिखित में से किसे प्रवाह चरों फ्लो वेरिएबल का उदाहरण माना जा सकता है। तो आपके ऑप्शन है, प्रोडक्शन ऑफ प्राइस, इंपोर्ट ऑफ क्लॉथ, चेंज इन कैपिटल। अब गई सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये फ्लो वेरिएबल होता क्या है। आपको ये मन में तो डाउट होगा कि सर ये फ्लो वेरिएबल क्या होता है, और अधिकतर बच्चों को पता भी होगा, आपको एग्जाम देने जा रहे हो अधिकतर चीजें आपको आती भी होंगी। बट अगर जिसको नहीं आती तो कोई नहीं, एक बार सीख लो। ये क्या होता है, एक तरह का वेरिएबल होता है, अब वेरिएबल that measure that measure that measured over a period of time, over a period of time। इसको ना समय समय पर हम इसको मेजर करते हैं। अभी किसको मेजर करते हैं, अभी बताता हूँ।
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी हम किसको मेजर करते हैं, हम किसको मेजर करते हैं, मान लो किसको किसको आप मेजर कर सकते हो, आप इनकम को मेजर कर सकते हो, इनकम हो गया, आप एक्सपेंडिचर को मेजर कर सकते हो कितना खर्चा हो रहा है, और क्या हो सकता है आप प्रोडक्शन को मेजर कर सकते हो कि आपने कितनी चीजें का उत्पादन किया है, आप कितनी चीजों का इंपोर्ट करते हो या फिर एक्सपोर्ट करते हो, या फिर कितना आपने कैपिटल चेंज किया, कितना आपने पैसे चेंज किया, और भी एक्सेट्रा चीजें हैं जिसको आप मेजर कर सकते हो। एनीथिंग जो आप मेजर करते हो ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हर बार मतलब टाइम टाइम टू, तो हम उसको फ्लो वेरिएबल के अंदर रखते हैं। और आपका एक और होता है आपका स्ट्रोक वेरिएबल, एक स्ट्रोक वेरिएबल भी होता है, एक मिनट, हाँ आपका एक होता है स्ट्रोक वेरिएबल। अब ये स्ट्रोक वेरिएबल क्या होता है, स्ट्रोक वेरिएबल ऐसे मतलब ये भी एक तरह का वेरिएबल होता है दैट मेजर एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम इसको मेजर करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वेरिएबल। ठीक, अब उसका इतना समझ गए कि जिसको हम टाइम टू टाइम पीरियड ऑफ टाइम उसको मेजर कर सकते हैं, वो फ्लो वेरिएबल के अंदर आता है। तो आप बताओ क्या हम प्रोडक्शन ऑफ राइस को बार बार गिन सकते हैं, यानी कि इसको मेजर कर सकते हैं, तो हाँ हम इसको मेजर कर सकते हैं, तो ये आंसर हो सकता है। क्या इंपोर्ट ऑफ क्लोथ, क्या हम इंपोर्ट को मेजर कर सकते हैं, यस। हम इसको क्या बार बार कर सकते हैं, हाँ। जैसे आज हम आज के पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ, मैं मान लो मैंने आपको 10 कपड़े इंपोर्ट करने की बात कहूँ और कल मैं कहूँ 15 इंपोर्ट, तो हम बार बार मेजर कर सकते हैं ना पीरियड ऑफ टाइम, तो हम कहाँ इसको कर सकते हैं, तो हमारे किसके अंदर होगा, फ्लो वेरिएबल के अंदर होगा। अब चेंज इन कैपिटल, अब मान लो आपने कोई कंपनी स्टार्ट करी, उसके अंदर आपने अभी लगाया 1 लाख रुपए, ठीक है, फिर आपने 2 3 10 दिन बाद फिर आपने क्या करा, 20 लाख रुपए फिर लगा दिया, तो मतलब कि आप समय समय पर ना इसमें पैसा बढ़ा रहे हो, तो यानी कि इसमें चेंजेस कर रहे हो ना, तो इसमें मेजर हम इसको मेजर कर सकते हैं, तो ये किसके अंदर आ गया, हाँ ये भी हमारा फ्लो वेरिएबल के अंदर है। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा आपका, सी। ठीक है, ये चीजें समझो गाइस, ऐसी चीजें आपके एग्जाम में आती है और ये बच्चों से छूट जाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्रेडिट कंट्रोल इज यूज टू कंट्रोल, क्रेडिट नियंत्रण का उपयोग किसे किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो गाइस आपके ऑप्शन क्या क्या है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, बजट डेफिसिट, या फिर ब्लैक मनी। आंसर करो अपने मन में, अपना मत अपने मन में आंसर करते रहो। तो सॉरी, तो गाइस आपको ये सबसे पहले करने से पहले क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है आप सबको ये पता होना चाहिए। तो गाइस क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, तो क्रेडिट क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, ये ना एक तरह का मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, जिसका इस्तेमाल कौन करता है, जिसका इस्तेमाल हमारा सेंट्रल बैंक करता है, सेंट्रल बैंक के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। कौन है हमारा सेंट्रल बैंक, आरबीआई, ये आरबीआई के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई क्या, तो ये अभी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, टू टू मेंटेन द मनी फ्लो, टू मेंटेन अ मनी फ्लो, मेंटेन अ मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल में यूज करता है। तो हम क्या बोलेंगे, जो क्रेडिट कंट्रोल इज यूज टू कंट्रोल हमारे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। ठीक, बट अब हम जानते हैं कि ना क्रेडिट कंट्रोल कितने टाइप का होता है। तो भाई समझ लो क्रेडिट कंट्रोल है वो हमारा 2 तरह का होता है। कौन कौन सा, चलो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं क्योंकि इससे भी आपके एग्जाम में आंसर बन सकता है। जो क्रेडिट कंट्रोल है हमारा 2 तरह का होता है, कौन सा, पहला तो हो गया आपका क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स, दूसरा कौन सा होता है हमारा क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव टूल्स। अब क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या हो गया आपका, जितने भी रेट्स हो गए ना, जितने भी रेट्स हो गए, रेट कौन सा, रेपो रेट हो गया, रेपो रेट जिसमें बैंक पैसा देता है, मतलब बैंक पैसा लेता है, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट हो गया, जितने भी आपका हो गया, सीआरआर हो गया, सीआरआर हो गया आपका, केस रिजर्वेशन हो गया, या फिर एसएलआर हो गया, ये सब आपका किसमें आता है, क्वांटिटेटिव टूल्स में आता है। दूसरा आता है आपका क्वालिटेटिव। अब क्वालिटेटिव टूल्स में कौन कौन सा होता है आपका, आपका मार्जिनल रिक्वायरमेंट हो गया, मार्जिनल रिक्वायरमेंट हो गया, या फिर क्रेडिट राशनिंग होगी, या फिर मोरल सुएशन। ये आपके एग्जाम के लिए इतना क्वेश्चन तो नहीं आ रहा, बट आपका ये रेट वगैरह पता होना चाहिए कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, या फिर सीआरआर क्या होता है, सर आपको पता होना चाहिए। और ये सारी वीडियो आपको कहाँ मिलेगी, हमारे इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में मिलेगी, आप जाके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड ऑफ सप्लाई। आपके ब्याज दर और धन की मांग के बीच का क्या संबंध होता है, आपके ऑप्शन क्या है,
नो रिलेशन एग्जिस्ट इनवर्स डायरेक्टली या फिर प्रोपोर्शनेट। इसका आंसर दो। ये हमारा सीजन का क्वेश्चन है और ये क्या है, लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिमांड एंड सप्लाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ गुड। तो हम क्या बताएंगे कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इफ द प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 देन द डिमांड फॉर द गुड इज सेड टू बी। यदि मांग की मूल्य लोच 1 से कम हो तो वास्तव वस्तु की मांग को क्या कहा जाता है। ओ ये अच्छा क्वेश्चन है गाइस, और इससे आप इस वाले कंसेप्ट को समझना, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। बताओ इसका आंसर करो अपने मन में। आपके ऑप्शन क्या, इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक या फिर परफेक्ट इलास्टिक। तो सबसे पहले गाइस इलास्टिसिटी होती क्या है, इलास्टिसिटी होती क्या है, लोच क्या होता है, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो गाइस ये क्या होता है, इट शोस हाउ मच वन वेरिएबल चेंजेस व्हेन अनदर वेरिएबल चेंजेस। मतलब क्या, एक वेरिएबल से दूसरी वेरिएबल में कितना चेंज आता है, वही हमारी इलास्टिसिटी कहलाती है। मतलब क्या, इट शोस, इट शोस हाउ मच वन वेरिएबल चेंजेस, वन वेरिएबल चेंज व्हेन अनदर अनदर वेरिएबल चेंज। एक वेरिएबल से दूसरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो हमारा इलास्टिसिटी कहलाती है। अब जो हमारी इकोनॉमिक्स में बात करते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड बोलते हैं। अब ये क्या होता है, इट मेजर द क्वांटिटी डिमांड व्हेन इट प्राइस चेंजेस। अब ये क्या होता है, इट मेजर इट मेजर क्वांटिटी डिमांड, इट मेजर क्वांटिटी डिमांड व्हेन इट प्राइस चेंज, व्हेन इट प्राइस चेंज। मतलब क्या, किसी भी वस्तु का जो डिमांड है वो कब चेंज होता है, उसके प्राइस से। जो भी डिमांड में फर्क पड़ेगा वो प्राइस में भी फर्क पड़ेगा। मतलब इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप जानते हो ना, लॉ ऑफ डिमांड आपको मैंने अभी बताया। लॉ ऑफ डिमांड में क्या, प्राइस जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ेगी, ऐसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब इसके अंदर हम पीईडी की बात करते हैं, जैसे हम किससे डिनोट करते हैं, पीईडी से डिनोट करते हैं। ठीक, अब इसके अंदर आपको इलास्टिक दे रखा है, इन इलास्टिक दे रखा है, यूनिटरी इलास्टिक दे रखा है, एक परफेक्टली इलास्टिक दे रखा है। तो गाइस वही है, पीईडी की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। ठीक, जैसे पीईडी की वैल्यू अगर 1 से कम हो तो हम उसको बोलेंगे इन इलास्टिक, इन इलास्टिक। और जैसे ही पीईडी की वैल्यू हमारा अगर मतलब 0 हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं इसको। इसमें दे नहीं रखा, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। दूसरा, पीईडी की वैल्यू अगर 1 हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी, यूनिटरी बोलते हैं। और पीईडी की वैल्यू अगर मतलब इनफाइनाइट हो, इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जिसके ना पी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड जो है लेस देन 1 हो तो क्या होगा, इनइलास्टिक। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है और ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप 3 स्टार 4 स्टार की कैटेगरी में रख लो, ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। व्हाट हैपन इन केस ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम, बाजार संतुलन की स्थिति में क्या होता है। मार्केट डिमांड इक्वल टू मार्केट सप्लाई, देयर इज नो एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट। राइट, अभी मैंने आपको इक्विलिब्रियम वाली चीजें बताई। इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी होती है, तो गाइस जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करें ना, तो हमारे इकोनॉमिक्स में बात आते ही सबसे पहले मार्केट डिमांड की बात होती है, सप्लाई की बात होती है। तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कब बोलेंगे, जहां पर ना डिमांड और सप्लाई का जो मात्रा है वो सेम हो, मतलब डिमांड भी इक्वल हो और सप्लाई भी हमारा इक्वल हो, जितनी डिमांड की जाए उतना ही सप्लाई हो, तो हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम चलाती है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि मार्केट डिमांड इक्वल टू मार्केट सप्लाई, यस इक्विलिब्रियम कंडीशन की तो सही है। अब क्या, देयर इज नो एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट। हाँ, अभी तो मैंने बताया जितनी डिमांड होगी उतना ही तो सप्लाई होगा, जितना डिमांड होगा उतना ही हमारा सप्लाई भी तो होगा। तो ये भी हमारा ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या है, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन फॉर इकोनॉमी, इफ एमपीसी 0.06 then what is the value
व्हाट इज द लाइकली वैल्यू ऑफ एमसीएस? किस अर्थव्यवस्था के उपभोग फलन के संदर्भ में यदि एमटीसी 0.6 है तो एमसीएस का संभावित मान क्या है? देखो भाई काफी इंपॉर्टेंट है। अभी एमसीसी क्या है, एमसीसी क्या है, एमसीएस क्या है, अभी बताता हूँ। आपके ऑप्शन क्या, 0.7, 0.36, 0.6 और -0.6 या फिर 0.16। तो भाई सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एमटीसी क्या होता है या फिर एमसीएस क्या होता है। अपने मन में बताओ क्या क्या होता है, मालूम मेरे को बता रहे हो, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, एक मिनट गाइस। हाँ, चलो अब आंसर करते हैं इसका। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एमटीसी। अब ये एमटीसी क्या होता है? एमटीसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल मार्जिनल प्रोपेंसिटी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये होता क्या है, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में क्या होता है, चेंज इन इनकम। अभी क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या? जैसे ना इनकम में आपका चेंजेस होगा ना, जितना ही आपके इनकम में चेंज होगा आपका कंजम्पशन में भी चेंज आएगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एमपीसी। एमपीसी क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जैसे मान लो आपका जैसे इनकम बढ़ेगा तो आप चीजें ज्यादा मतलब कंज्यूम करोगे ना। क्या है कंज्यूम में, क्या आप कितनी चीजें सर्विस यूज कर रहे हो या फिर कोई सामान लेके आ रहे हो या फिर कोई खाने की चीज लेके आ रहे हो, तो क्या जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी ना, आपका जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी है वो आपका उतना ही मतलब बढ़ता जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यही सब चीजें हैं। तो जैसे चेंज इन इनकम में आएगा वैसे ही आपका मार्जिनल पब्लिसिटी का कम होगा। ठीक है। और एफ बाई एमपीएस क्या होता है, एमपीएस इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल, सॉरी क्या बोलते हैं, मार्जिनल, मार्जिनल प्रोपेंसिटी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब क्या, इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन सेविंग, चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम। मतलब क्या, एक कुछ मान लो आपकी इनकम चले 10,000 रुपए थी, 10,000 रुपए थी उस समय, आप कितना सेव करते थे, 2,000 रुपए। बट आपकी इनकम अब बढ़ गई तो आप क्या करोगे, उतने ही 3,000 रुपए सेव करने लगोगे। मतलब क्या, जैसे जैसे चेंज हो रहा है इनकम में, आपकी जो सेविंग है वो भी चेंज होने लग जाएगी। तो वो किसके अंदर आता है, आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के अंदर आता है। ठीक है। अब ये क्या है, अब एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो एमटीसी है वो ऐड करके एमसीएस के साथ ऐड करके उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक, अब यहाँ पर आपकी एमटीसी की वैल्यू दे रही थी 0.6, तो अब आपकी एमसीएस क्या बनेगा, 1 में से माइनस कर दो 0.6 को, कितना है 0.4। तो हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर कितना है, 0.4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द प्राइमरी डेफिसिट इज जीरो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन? प्राथमिक घाटा किस स्थिति में शून्य होता है? तो गाइस आपके ऑप्शन है, फिजिकल डेफिसिट इज जीरो, राजकोष घाटा आपको शून्य होना चाहिए, या फिर इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट, ब्याज भुगतान राजकोष के घाटा के बराबर है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है और आपके इसको 5 स्टार की कैटेगरी में रखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। तो आंसर करो अपने मन में। तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो ये बताओ प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। हाँ मुझे पता है आपके मन में डाउट आ रहा है सर प्राइमरी डेफिसिट बताएंगे कि नहीं बताएंगे। तो भाई प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, मान लो ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, इसने ना कितना पैसा लिया है, कितना पैसा लोन पे लिया है, वो हमारा क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट होता है। जितने भी बोरोविंग्स है ना गवर्नमेंट की, जितनी भी बोरोविंग्स है वो हमारा फिजिकल डेफिसिट कहलाती है। अब हमने पैसा लिया, अब इसके ऊपर ना कोई इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, कोई इंटरेस्ट पैसा आएगा, कुछ इंटरेस्ट हमें देना ही होगा। अगर हमने बोरोविंग के पैसे में से अगर इंटरेस्ट का जो पेमेंट है उसको घटा ले, वो हमारा क्या कहलाता है, प्राइमरी डेफिसिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, राजकीय प्राथमिक घाटा के नाम से भी बोलते हैं हिंदी में। तो हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये इसका फॉर्मूला है और आपको ये चीजें आनी चाहिए। अब आपसे पूछ रहा है कि द प्राइमरी डेफिसिट इज जीरो,
हमसे पीडी बोल रहा है 0, ये पीडी 0 कब होगा? तो आपके ऑप्शन से जब एफडी इक्वल टू 0 होगा। तो गाइस एक बात बताओ, जब हम एफडी अगर 0 कर दें, एफडी अगर हम 0 कर दें, क्या हमें कोई इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा इसके ऊपर? तो नहीं, हमने तो कोई पैसा ही नहीं लिया, तो क्या हम इस पे कोई इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे? तो इसका आंसर होगा नहीं, हम तो नहीं करेंगे। तो ये आंसर हो सकता है। ठीक, अब इसमें ऑप्शन दूसरा देखो, इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू द फिजिकल डेफिसिट। ये क्या बोल रहा है? जो आपका एफडी है वो इक्वल है इंटरेस्ट पेमेंट। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जितना आपने पैसा उधार लिया है, जितना आपने पैसा बोरोइंग लिया, मान लो गवर्नमेंट है, आज उसने किससे ले लिया? अडानी से पैसा ले लिया, या फिर किससे ले लिया? अपना LIC उससे ले लिया, क्या नाम है, जियो वगैरह से पैसा ले लिया। दोनों का पैसा तो अलग अलग है, उनका अलग अलग इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। ठीक, क्या आप दोनों का इंटरेस्ट सेम होगा? तो कहोगे जी नहीं, हम इंटरेस्ट तो अलग अलग होगा ना। इंटरेस्ट तो तभी होगा जब उसमें कुछ आपने बोरोइंग ली होगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों के दोनों पॉसिबल हो, दोनों के दोनों इक्वल है, तो ये नहीं होता। तो हम क्या बोला है इसके अंदर? आंसर क्या होगा कि ऑप्शन क्या हमारा? नीदर ए और बी, नहीं ये तो नहीं है। ए, जस्ट ए हो सकता है, बी तो है ही। ठीक, तो इसका आंसर क्या है हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेट इन्वेस्टमेंट टू द इन्वेस्ट क्या है? आपके ऑप्शन क्या? सम ऑफ द ऑल द इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, ग्रोथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, या फिर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट या डेप्रिसिएशन। गाइस ये वाला जो मैंने कंसेप्ट है आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको बहुत बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो आप इकोनॉमिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर आपको समझ में आएगा। मैंने आपको क्या बताया, जब भी ग्रोथ की बात हो ना, ग्रोथ में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो हमारा क्या होता है? नेट निकलता है। ये आपको अधिकतर जगह दिखने को मिलेगा, चाहे आप जीडीपी ले लो, जीडीपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं ना, तो हमारा एनडीपी बनता है। पहला तो यही होता है आपका। दूसरा, अब हम तो नेट की बात करें, अब नेट की बात करें यानी कि क्या, कुछ जी में से हमारा डी माइनस हुआ होगा। तो इनमें से किस में से माइनस हो रहा है? सम ऑफ ऑल, नहीं ये तो है ही नहीं। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, नहीं इसमें प्लस हो रहा है। ग्रोथ कैपिटल इनडायरेक्ट टैक्सेस, नहीं। तो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट इंडिपेंडेंट, यही है। इसी में से ग्रोथ में से हमारा डी माइनस हो रहा है, तो क्या हमारा नेट निकलेगा? यस। एक एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान रखना। जब भी जी में से डी माइनस करोगे तो हमारा नेट निकलेगा। ये आप ट्रिक याद रखना, अपने एग्जाम में अप्लाई कर लेना अगर आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी कॉज ऑफ द पर कैपिटा इनकम डिक्लाइन? प्रति व्यक्ति आय में गिरावट का मुख्य कारण इनमें से कौन सा है? आपके ऑप्शन क्या है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का समान वितरण, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि में वृद्धि, अच्छा, डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या में वृद्धि में गिरावट, या फिर डिक्लाइन इन द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक लेबर। तो गाइस सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पर कैपिटा इनकम क्या होता है। आंसर करो पहले जल्दी अपने मन में, या फिर जो आपने नोटबुक लिया होगा उसमें से आंसर करो। पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है? टोटल नेशनल इनकम, टोटल नेशनल इनकम कौन में? टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन हमारा क्या होता है? पर कैपिटा इनकम। तो आपको पॉपुलेशन से समझ में आ रहा है, जैसे हमने पॉपुलेशन बढ़ाया तो हमारा पर कैपिटा इनकम क्या होगा? उसमें डिस्टर्बेंस तो आएगी। तो हम क्या बोलेंगे? आपके ऑप्शन क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसका आंसर क्या है हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। टैक्स लाइक गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा आर आल्सो रेफर टू एज दिस टाइप ऑफ टैक्सेस। गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स जैसी करों को किस प्रकार के कर कहा जाता है? तो वैसे आपके ऑप्शन क्या है? रिच टैक्स, पेपर टैक्स, पेपर लेग टैक्सेस, या फिर डायरेक्ट टैक्सेस। आपको पता है ना टैक्स कितने टाइप के होते हैं? आंसर करो। जो हमारा टैक्सेस है वो हमारा कितने टाइप का होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है, और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। चलो मैं आपको इसके एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ताकि ना आपको चीजें डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते हैं, वही बताऊंगा कैसे आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्सेस में हमसे पूछा जाता है कि जो जीएसटी है, मतलब हमसे किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, तो जो जीएसटी है वो हमारा किस टाइप का टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, या बोथ है? तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो आपको मैं जो लिखवा रहा हूँ ना उसको आप नोट कर लो। ठीक, डायरेक्ट टैक्स के अंदर कौन कौन सी टैक्स आती है आपका? सबसे पहले तो इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया आपका। दूसरा कौन सा हो गया? कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। तीसरा कौन सा हो गया आपका? वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स हो गया। चौथा कौन सा हो गया आपका? गिफ्ट टैक्स। पांचवा कौन सा होगा आपका? कैपिटल टैक्स।
ये बात आपको ध्यान रखनी है, नोट कर लो अपने माइंड में, क्योंकि आपके पास टाइम तो है नहीं और हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम ये चीजें दोबारा से पढ़ सकें। तो आप ध्यान रखना, इनकम टैक्स हमारा एक डायरेक्ट टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है, गिफ्ट टैक्स भी हमारा डायरेक्ट और कैपिटल टैक्स, और इसको याद कर लेना आप अच्छे से। गिफ्ट टैक्स को हम और किस नाम से जानते हैं, इसको पेपर टैक्स के भी नाम से जानते हैं। और आपके क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि टैक्सेस लाइक गिफ्ट टैक्स एंड वेल्थ टैक्स किस टाइप का टैक्स है, तो ये हमारा पेपर टैक्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी है। अब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में किसको रखते हो, उसको भी देख लो और इसको भी याद कर लो। तो हम क्या बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन है, पहला तो हो गया जीएसटी, दूसरा कौन सा हो गया आपका एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, तीसरा कौन सा हो गया आपका कस्टम ड्यूटी, कस्टम टैक्स ड्यूटी मतलब कस्टम टैक्स होगा, चौथा कौन सा हो गया आपका सर्विस टैक्स। ये सारे टैक्सेस आपको याद रखें, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि ये किस टाइप का टैक्स है। ठीक है, सर्विस टैक्स को हमने किसके साथ मर्ज कर दिया, जीएसटी के साथ मर्ज कर दिया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सीबीआईसी स्टैंड फॉर, सीबीआईसी का पूर्ण नाम रूप क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कमेटी, सेंट्रल बोर्ड ऑन इशू रिलेटेड टू कास्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो इसका तो आंसर अधिकतर बच्चों को पता भी होगा, तो हम क्या बोलेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है 14, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। ये आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ है सिलेक्शन पोस्ट के अंदर। जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो क्या होता है, मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से समझा रखा है, कहाँ, अपने इकोनॉमिक्स वाले प्लेलिस्ट में, वहां जाके देख लेना। अभी एग्जाम के बाद देखते हैं क्या करते हैं, बट आपको चीजें अगर सीखनी हो तो सीखना। तो हम क्या बोलेंगे, जो जीडीपी जीडीपी डिफ्लेटर होता है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इंटू 100 हमारा क्या होता है जीडीपी डिफ्लेटर। अब नॉमिनल जीडीपी कैसे काउंट होती है, एट करंट प्राइस, एट करंट प्राइस से हम इसको निकालते हैं, और रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, एट कांस्टेंट, एट करंट ईयर मतलब प्राइस बोल रहे हैं करंट ईयर, और ये कौन सा एट कांस्टेंट ईयर। अभी हमने किसको मान रखा है 2011। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। रीजनल रूरल बैंक वर स्टेबलाइज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डैश रूरल क्रेडिट। आपका ऑप्शन क्या है, रेकी कमेटी, कैलकर कमेटी, टैंडन कमेटी, या फिर नरसिम्हन कमेटी, बताओ। जो आरआरबी है वो किसकी रिकमेंडेशन पे बना है, तो इसका आंसर क्या है हमारा, नरसिम्हा कमेटी। नरसिम्हा कमेटी ये कब आई थी, तो हम बताएंगे जो नरसिम्हा कमेटी है वो हमारी 1975 में आई थी, जिसके अंदर आरआरबी को स्टेबलाइज करने की रिकमेंडेशन दिया था। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे आरआरबी। यहाँ पर और भी रेखी कमेटी है, रेखी कमेटी कब आई थी, हमारी 1991 में आई थी, किस लिए आई थी, टू सेटल, टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन, टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन टैक्स पेयर, टैक्स पेयर एंड टैक्स अथॉरिटीज, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट को कम सेटल करने के लिए ही रेखी कमेटी आई थी, कब 1991 में। अब आता है आपका कैलकर कमेटी, ये कैलकर कमेटी कब आया था, तो कैलकर कमेटी हमारा 2015 में आया था। ध्यान रखना है, सन भी आपको याद रखना है। ये किस लिए आया था, ये ट्रिपल पी आया था ना, ट्रिपल पी मॉडल, इसको रिव्यू करने के लिए आया था, टू रिव्यू, रिव्यू दिस ट्रिपल पी मॉडल। ये क्या था, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मॉडल था, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मॉडल था, जिसको रिव्यू करने के लिए हमारा कौन सी कमेटी आई थी, कैलकर कमेटी, कब आई थी 2015 में। अब आता है टेंडन कमेटी, अभी टेंडन कमेटी कब आई थी, तो हम क्या बोलेंगे हमारा 1974 में आया था। ठीक, ये बैंक की नॉर्म्स को बदलने के लिए आया था, जितने भी बैंक वगैरह है उनसे रिलेटेड था ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। आपके ऑप्शन क्या है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बजाज ऑटो, डाबर, या फिर टाटा आयरन स्टील कंपनी। तो भाई हम सभी जानते हैं कि जो भेल है, BHE, भेल, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है
इसको एक हमारी किस तरह की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो हम बोलेंगे 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, ये हमारी एक पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं गाइस, ये इसको 4 स्टार की कैटेगरी में रखें। इसको क्वेश्चन करने से पहले भाई आपको चीजें आप एलिमिनेट करके भी इस चीजों को आंसर निकाल सकते हो। अब आता है कस्तूरबा गांधी बाल्मीकि विद्यालय, ये आपको लिस्ट 1 दे रखा है, लिस्ट 2 दे रखा है। अब इसको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम है, उसकी स्थापना कब हुई थी। आपको चीजें नहीं आएगी तो आप नहीं कर पाओगे। तो अब आप एक एक चीजें करके देखो कि कब आई थी। तो पहला आता है कस्तूरबा गांधी वाल्मीकि विद्यालय, जिसको लॉन्च कब किया गया था, ये 2004 में इसका लॉन्च हुआ था, 2004। कस्तूरबा वाली चीज कब हुई थी, चलो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, इसको दिखेगा नहीं। हाँ मेरा पेन ये रहा। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2004। अंडर अंडर सर्व शिक्षा अभियान के अंदर, अंडर सर्व शिक्षा अभियान के अंदर इसको लाया गया था। इसको बाद में चेंज करके 2011 में चेंज करके क्या कर दिया, नेशनल नेशनल असेसमेंट नेशनल इसको बाद में 2011 में चेंज करके दूसरा नाम रख दिया था। मेरे को अभी इसका नाम स्किप हो रखा है, क्या था यार, हाँ चलो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। तो पहले का आंसर क्या है हमारा, बी। फर्स्ट का हो गया बी। ठीक। अब आता है मिड डे मील। अब मिड डे मील की जो उसकी स्थापना है वो कब हुई थी, जो मिड डे मील देना स्टार्ट हुआ था वो हमारा 1995 में हुआ था। तो सेकंड का हो गया डी। ठीक। फिर आता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिट काउंसिल, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो हम क्या बोलेंगे इसको 1994। हमारा थर्ड का क्या हो गया, ए। फर्स्ट का बी, सेकंड का डी और थर्ड का ए। यही आपका ऑप्शन है, फर्स्ट का आंसर क्या है हमारा ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज फॉर इंडियन सिटीजन इन द एज ग्रुप 40 to 70, 18 to 50, 29 to 20, 55 या फिर 34 to 60, 35 to 60। ये आंसर करो। ये स्कीम से रिलेटेड है, बट हमारे इकोनॉमिक्स में स्कीम्स आती हैं, और ये एग्जाम में हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। और मैं अलग से भी इसकी वीडियो दूंगा आपको, जितनी भी वीडियो है ना मैं आप सबको अलग अलग वीडियो दूंगा, तो आप सबको देख लेना। अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसकी स्थापना कब, इसको लॉन्च कब किया गया था, इसको लॉन्च कब किया गया था, तो हम क्या बताएंगे, पीएम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो लॉन्चिंग डेट है वो हमारा 9 मई 2015 है। ठीक। अभी इसको किस लिए किया गया था, इट ऑफर्स इट ऑफर्स द लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, लाइफ इंश्योरेंस कवर। इसके अंदर 2 लाख की मदद दी जाएगी, 2 लाख की मदद दी जाएगी आफ्टर द डेथ, और इन केस ऑफ डेथ। और इसके अंदर विद द एनुअल प्रीमियम कितना देना होगा आपको, मंथली ईयरली आपको 330 रुपए देना होगा। और इसकी जो एलिजिबिलिटी एज है वो कितने, 18 से लेकर 50। तो क्या बताएंगे, 20 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अंडर द अटल पेंशन योजना द पेंशन रिटर्न आर गिवन आफ्टर द सब्सक्राइबर टर्म। आपका ऑप्शन क्या है, 60, 55, 50, 65। तो गाइस अटल पेंशन योजना की स्थापना कब हुई थी, अटल पेंशन योजना अटल पेंशन योजना कब लॉन्च हुआ था, तो हम क्या बताएंगे, ये भी हमारा 9 9 मई 2015 को थी, 9 मई 2015 को ये लॉन्च हुआ था। और ये गारंटी क्या करता है, पेंशन देना, कब, कितनी की एज में, आफ्टर द एज ऑफ 60। तो हम क्या बोलेंगे, आफ्टर द एज ऑफ 60। इसके अंदर कितना मिलेगा, 1000 to 5000 रुपये आपको मिल सकता है इसके अंदर। और एंट्री एज क्या है इसके लिए, एंट्री एज क्या, 18 से लेकर 40 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपका एज है ना 18 से 40 तक, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीएम स्वनिधि स्कीम एम्स टू एम्पावर। जो पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य किसको
सशक्त बनाना है। आपके ऑप्शन क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स, बीपीएल फैमिली, प्रेग्नेंट वुमेन या फिर स्मॉल इंडस्ट्री। सॉरी, इसका आंसर करो। तो हम क्या बोलेंगे, जो पीएम स्वनिधि स्कीम है, इसको लॉन्च कब किया गया था? पीएम स्वनिधि, स्वनिधि, अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो हम क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर, स्ट्रीट वेंडर, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर निधि। अब आपको फुल फॉर्म भी पता चल रहा है किसके लिए है? ये स्ट्रीट वेंडर के लिए। जिसको लॉन्च कब किया गया था? इसको लॉन्च कब किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। इसको लॉन्च 1 जून 2020 को इसको लॉन्च किया था। इसमें क्या प्रोवाइड किया जाएगा? आपको एक लोन, मतलब लोन प्रोवाइड किया जाएगा, लगभग लगभग कितना, 10 लाख से 10 लाख टू 50, सॉरी, 1 लाख से 10,000 से 50,000 तक का आपको लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। एक जो भी स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, उनको एक लोन प्रोवाइड कराया जाएगा इतने के बीच में। एक तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रीट वेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। स्टार्टअप इंडिया स्कीम विच एम्स एट डेवलपिंग एन इकोसिस्टम दैट प्रमोट्स एंड नर्चर एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्री वाज लॉन्च। स्टार्टअप इंडिया स्कीम पूछ रहा है डायरेक्टली, कब हुआ था लॉन्च? आपके ऑप्शन है 2016, 2020, 2012 या फिर 2018। तो हम क्या बोलेंगे, इसके जो लॉन्चिंग डेट है वो कब का, लॉन्च कब हुआ था? तो हम क्या बताएंगे, ये 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। तो इसका आंसर क्या है हमारा? 2016। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वाज लॉन्च इन विच ईयर? तो आपके ऑप्शन है 1994, 1999, 1992 या फिर 1995। और इसका उद्देश्य क्या था? जितने भी गरीब परिवार है ना, गरीब परिवार को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके जाना। इसमें क्या क्या यूज किया गया? सेल्फ हेल्प ग्रुप का इस्तेमाल करके, सेल्फ हेल्प ग्रुप का इस्तेमाल करके जितने भी गरीब लोग हैं उनको रोजगार प्रोवाइड कराना, ये हमारा उद्देश्य था इसके अंदर। जिसको लॉन्च कब किया गया था? इसको हमने लॉन्च कब किया था, भारत सरकार ने 1999। ठीक। और इसको बाद में किस नाम से जानते हैं? इट वॉज लेटर रिकंस्ट्रक्टेड इनटू द NRLM, NRLM। अब ये क्या है? नेशनल नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, लाइवलीहुड मिशन के अंडर रखा गया इसके बाद 2011। ठीक है, ये आपको चीजें मैंने डिटेल से कराऊंगा, बट अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा कि मैं आपको करा सकूं। देखता हूँ कि आपको मैं स्क्रीन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अभी अभी आज नहीं तो कल, कल तो आपके एग्जाम में है, तो मुझे आपको सामने भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितने भी स्कीम्स है ना, उनकी वीडियो प्रोवाइड करा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दिस 5 ईयर प्लान प्राइमरी फोकस ऑन अ गरीबों हटाओ इनिशिएटिव। आपके ऑप्शन है 6th 5 ईयर प्लान, 4th 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान या फिर 3rd 5 ईयर प्लान। आंसर करो। तो हम क्या बोलेंगे, गरीबों हटाओ का इनिशिएटिव कब लिया गया था? वो हमारा 5 ईयर प्लान है। इसकी भी मैंने कंप्लीट वीडियो दे रखी है। कहाँ पर? हमारे जो एसएससी बूस्टर का जो जीके वाला प्लेलिस्ट है ना, उसमें जाके देखना, इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में। तो आपको ये पूरा तरीके से दिख जाएगा, जितने भी मैंने 5 ईयर प्लान है वो आपको डिटेल से पढ़ाए। आपको एक भी डाउट, एक भी क्वेश्चन उससे नहीं छूटने वाला, अगर उससे क्वेश्चन बनता है तो। ठीक है, आप वो जाके वीडियो देख लो, आपको काफी हेल्पफुल है। ठीक, तो अभी गरीबों हटाओ का नारा, गरीबों हटाओ का इनिशिएटिव कौन से 5 ईयर प्लान में लिया था? तो हमारा 6 ईयर 5 ईयर प्लान था। कब से था ये? 1966 से लेके 1978 तक था। सॉरी, 1974 से लेके 1974, सॉरी, 1974 से लेके 1978 तक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज कंसीडर्ड प्लान हॉलीडे इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से किन वर्षों को योजना अवकाश माना जाता है? तो आपके ऑप्शन क्या है? 1964, 1967, ओ 1964 से लेके 1967 तक, 1969 से 72, 1966 से लेके 1967 9 तक, या फिर 1990 से लेके 1992 तक। आंसर करो। प्लेन हॉलीडे ये कब आया था? इसका भी आंसर करो। हम जानते हैं ना, आफ्टर द 4th 5 ईयर प्लान, 4th 5 ईयर प्लान 90 90, कब पहला कब का?
1951 से 56, और 1956 से लेके 1962, 1962 से लेके हमारा 1966 तक था। ठीक है, आफ्टर द थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा, भाई जानते ना, हमारा वॉर वगैरह हो गया था चाइना के साथ, चाइना के साथ वॉर हो गया था, और हमारा पाकिस्तान के साथ भी वॉर हो गया था, जिस वजह से ना अब हमारा जो बजट था ना वो हिल गया था। फिर इसके बाद हमारी जो गवर्नमेंट थी इस टाइम की, तो उन्होंने ना प्लान हॉलीडे लेके आया, जिसके अंदर उन्होंने एक एनुअल प्लान लेके आया, हर एक साल एक प्लान लेके आए कि छोटा छोटा टारगेट लेके चलते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी बनी रहे। तो इसी को ही हमने प्लान हॉलीडे का नाम दिया था। तो प्लान हॉलीडे का मतलब प्लान हॉलीडे स्टार्ट कब से होता है, तो हम इसका आंसर क्या करेंगे, 1966 से लेकर 1969 तक हमारा क्या था, प्लान हॉलीडे। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको डिटेल से बता रखी है अपनी वीडियो में, तो वाली वीडियो जाकर देख लेना। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया विद दियर ड्यूरेशन आर गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मेड। तो सेकंड 5 ईयर प्लान आपका कब से है, थर्ड ईयर 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान, अभी मैंने आपको पीछे लिखवा भी रखा है, एक बार वो लिखवा देगा। ये जो पहला था 1951 से लेकर 1956 तक था, दूसरा 1956 से लेकर, ये हमारा मार्च से लेकर अप्रैल तक रहता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और ये कब तक रहता है, 31 मार्च तक। तो जितने भी मैं बता रहा हूँ तो आप मान के चलना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। फिर 1956 को लेके 1956 से 1962, तो सेकंड हमारा कहाँ है, और 1956 से लेके 61 तक, सॉरी। तो हमारा सेकंड हो गया, हमारा पहला ही हो गया, तो ये तो करेक्ट है। थर्ड 5 ईयर प्लान 66, हाँ ये भी ठीक है। तो क्या फोर्थ 5 ईयर प्लान ये ठीक है, नहीं, ये तो हमारा एनुअल प्लान था ना, एनुअल। फोर्थ प्लान हमारा 1970 से स्टार्ट था। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, ए एंड बी होंगे, इसका आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका करो। अच्छा वही, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लेना, 5 ईयर प्लान के ऊपर है। मैच द आइटम लिस्ट वन विद द लिस्ट टू, लिस्ट टू के साथ इसको मेल करें। तो गरीबों हटाओ का मैंने अभी बताया कौन सा था, थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान कहाँ पर है, 8 ईयर प्लान, 9th 97 फिफ्थ, सॉरी 6th में था ना। तो हमारा ए का क्या हो गया, ए। और क्या था, रूलिंग प्लान, रूलिंग प्लान कब आया था, चलो आंसर करो जल्दी जल्दी, बताओ अपने मन में। तो एलपीजी पॉलिसी कब आई थी, तो एलपीजी पॉलिसी वो क्या थी हमारा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कब आया था, जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, 1991 में। ठीक, तो 1991 में हमारा कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था, वो हमारा 8th 5 ईयर प्लान चल रहा था। तो सेकंड का क्या हमारा, डी, सेकंड का हो गया डी। फिर आता है मतलब कौन सा है, रूलिंग प्लान। अब ये रूलिंग प्लान कब आया था, तो रूलिंग प्लान हमारा 1978 में आया था, 1978 से लेके 80 तक। तो हमारा थर्ड का कौन सा है, थर्ड का हमारा हो गया सी, फर्स्ट का ए, सेकंड का डी, थर्ड का सी, और फोर्थ का जो बचा, फर्स्ट का ए, सेकंड का डी, थर्ड का सी, फोर्थ का सी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, 30 होगा इसमें ना। और फोर्थ क्या है हमारा, ग्रोथ विद जस्टिस इक्वालिटी। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान, 8 5 ईयर प्लान, नहीं, डी, 958, हाँ ठीक है। तो इसका आंसर क्या है हमारा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं। Which of the industrial policy marked the beginning of liberalization in the industry, reducing the restriction on private companies? वही अभी मैंने एलपीजी की बात करी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, या फिर ग्लोबलाइजेशन कब आया था, हमारा 1991 में आया था। तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट था 1991 में, इसी टाइम में आया था। ठीक, और इसके अंदर बहुत चीजें भी होती, तो आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इस सारी चीजें कर पाए, बट अभी आप आंसर करना 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस फ्रॉम द मिसमैच बिटवीन द जॉब अवेलेबल इन द मार्केट एंड द स्किल ऑफ द अवेलेबल मार्केट इन द मार्केट, वर्कर्स इन द मार्केट। मैंने आपको इसके बारे में भी इसकी पूरी एक वीडियो दे रखी है, जाके मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लो, जितनी भी टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट हमारे इंडिया में होती है ना, मैंने आपको डिटेल से समझा रखा है, तो आप जाके देख लो। तो अब इसके अंदर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी का एक प्रकार है, कब उत्पन्न होता है, जब बाजार में उपलब्ध नौकरियां और श्रमिक की कौशल क्षमता के बीच असमानताएं होती। तो आपके ऑप्शन क्या है, फ्रिक्शनल, डिस्गाइज, या फिर स्ट्रक्चरल, या फिर सीजनल, आंसर करो। इसमें क्या बोल रहा है ना कि मिसमैच हो, आपको कोई स्किल्स आती है पर आपको स्किल्स आती है फिर भी आप वो चीजें नहीं कर पाओगे, तो ये किसके अंदर आता है, तो हम इसको बोलते हैं, आज हमने जैसे मार्केट में अभी क्या चल रहा है, डेटा साइंस चल रहा है।
डेटा साइंस चल रहा, अभी उससे आपने डेटा साइंस सीखे नहीं है, अभी आपको क्या आता है, एक्सेल आता है, तो आप एक्सेल से कमा रहे हो, बट आप चाहते हो ना इससे रिलेटेड आपको जॉब नहीं मिल रहा है, अभी आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो क्या करोगे, आप कुछ नए कोर्स लिखोगे, नए कोर्स सीखोगे तो डेटा साइंस सीखोगे। तो इसको क्या बोलते हैं, हम इसको स्ट्रक्चरल बोलते हैं। स्ट्रक्चरल कुछ समय के लिए होता है, मतलब चीजें ऐसे मार्केट में घूमती रहती है, तो हम इसको स्ट्रक्चरल बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द नेशनल पॉवर्टी लाइन फॉर 2011 वाज एस्टिमेटेड एट डैश पर कैपिटा इनकम फॉर अर्बन एरिया। तो गाइस पर कैपिटा इनकम का जो गणना हुई थी, पर कैपिटा इनकम की जो गणना हुई थी उसके अंदर ना अर्बन की अलग बताई गई थी, अर्बन अर्बन एरियाज की अलग बताई थी, और रूरल एरियाज की अलग बताई। तो बताओ कितनी कितनी बताई थी रूरल एरियाज। जो अर्बन एरिया है ना उसकी 1,000 रुपये बताया था, और जो रूरल एरिया है उसकी कितनी बताई थी, 816 रुपये। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या है? सी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता है। इन इंडिया दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड ड्यू टू द लैक ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल अमंग द एजुकेटेड यूथ। आपके ऑप्शन है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट। तो भाई आपके पास स्किल्स नहीं है एजुकेशन के, एजुकेशन के साथ आपके स्किल्स नहीं है ना, तो आप क्या हो, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हो। इसका आंसर तो डायरेक्ट बता देना कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, तीसरी बात पूछिए, अच्छा 36 करेंगे। द पुअर्टी लाइन इन इंडिया इज नॉर्मली एस्टिमेटेड डैश बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वे। अब जो पुअर्टी लाइन है कितने सालों में कंडक्ट, मतलब इसको एस्टिमेट किया जाता है पुअर्टी लाइन। तो आपके ऑप्शन क्या, एवरी 10 ईयर्स, एवरी 5 ईयर, एवरी 6 ईयर, या फिर ट्वाइस अ ईयर। तो इसका क्या आंसर है, जो पोवर्टी लाइन है उसका एस्टिमेशन हर एक 5 साल के बाद होता है। तो इसका आंसर क्या हमारा, बी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं गाइस। इतना क्वेश्चन आप कर लोगे, इनसे रिलेटेड जो जो चीजें आपको नहीं आएगी तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी में पूछ लेना, मैं आपको एक छोटी सी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। जिसको बच्चों का डाउट होगा ना कि सर इसकी वीडियो मुझे दे दो, तो जितनी भी आपके डाउट आएंगे मैं आप सबकी वीडियो आपको पर्सनली दे दूंगा, आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे जो बेल आइकन भी दबा देना, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना, और बताना कैसी लगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वही क्या करना, शेयर कर दो, और कुछ नहीं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अभी देखता हूँ शाम को आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूँ तो कर दूंगा। आपको थीम्स वगैरह भी देना है, और एक सेंसिस वाली वीडियो भी देनी है। ठीक है, बाय गाइस।